देवराज चौहान ने बुद्ध के मुंह में भीतर प्रवेश किया तो खुद को बुद्ध के गले में पाया। गले में 3 सीढ़ियां थी जिन्हें उतरकर वह बुद्ध के पेट में पहुंचा। नीचे 2 टांगे जाती नजर आई। देवराज चौहान एक टांग को पकड़कर नीचे लटक गया, फिर ऊपर से हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल उसने खुद को जमीन पर पाया। बुद्ध काफी लंबा चौड़ा था, कभी वह पूरा जमीन से बाहर रहा होगा, परंतु वक्त के थपेड़ों और धूल की परतों ने बुद्ध को जमीन में धकेल दिया था। सब देवराज चौहान के पीछे थे। टांगों से निकलकर देवराज चौहान जहां पहुंचा वहां तीव्र रोशनी जगमगा रही थी। वह रोशनी हीरो से निकलती किरणों की थी। छोटा सा कमरा था वह, और वहां 3 हीरे खास ढंग से इधर उधर रोशनी के लिए ही रखे गए थे। सब देवराज चौहान के पास पहुंच चुके थे। साईं, कितना प्यारा हीरा है नी, एक में उठा लूं वड़ी, हीरानंद जल्दी से बोला। इन तीनों में से किसी भी हीरे को नहीं छेड़ना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। यह तीनों हीरे खास ढंग से रोशनी के लिए रखे गए हैं। अगर इनमें से एक भी अपनी जगह से हिला तो यहाँ पर गुप्त अंधेरा फैल जाएगा। ओ, मेरे को नहीं मालूम है ये बात नहीं। मैं तो तू कहीं से भी किसी हीरे को नहीं छेड़ेगा, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमें यह बात पहले ही तय हो चुकी है कि तुम खजाना नहीं लोगे, और वड़ी में खजाना नहीं ले रहा, एक आध हीरा ले रहा हूं। हीरानंद ने दांत फाड़े। तुम कुछ भी नहीं लोगे। साईं, नाराज नहीं होना, मैं कुछ नहीं लेता, ठीक है नी? जगमोहन जवाब में कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। उसके होठ भिजे हुए थे। इस छोटे से कमरे के सामने 3 तंग सी गैलरियां थी। छोटे से कमरे के सामने 3 तंग सी गैलरियां थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस गैलरी में जाए। साईं, आगे चलो नी, खजाना तो देखे कि कहाँ है। हीरानंद जसनानी ने एक गैलरी की तरफ कदम बढ़ाए। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जकड़ लिया। क्या हुआ वड़ी? आगे नहीं बढ़ना। देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे। क्यों? सामने 3 गैलरियां हैं, जिनमें से एक हमारे काम की है और 2 धोखा देने के लिए है, और वह धोखा मौत का भी हो सकता है। सिर्फ एक गैलरी होती तो कोई खतरा नहीं था। साईं देवराज चौहान भाई, मैं समझा नहीं। नहीं समझे तो थोबड़ा बंद रखो, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान ठीक कहता है कि सामने नजर आ रही 3 में से 2 गैलरियां जानलेवा खतरे से भरी पड़ी हैं। अगर एक ही गैलरी होती तो खतरे वाली कोई बात नहीं थी। 2 गैलरियां फालतू होने का मतलब है आने वाले को धोखा देना। साईं, एक बात तो तूने सोची ही नहीं। क्या? बड़ी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक गैलरी सोने की तरफ जाती हो, दूसरी हीरो की तरफ, और तीसरी चांदी की तरफ। जगमोहन बात काटकर कटुता भरे स्वर में बोला। वड़ी बिल्कुल ठीक बोला नी, परफेक्ट बोला साईं। देवराज चौहान आगे बढ़ा और तीनों गैलरियों को ध्यानपूर्वक देखा। गैलरियां करीब 10-12 फीट लंबी थी और तीनों में गुप्त अंधेरा था। इस तरह गैलरियों में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं था। यह बात तो यकीनी तौर पर कही जा सकती थी कि 2 गैलरियां खतरों से भरी थी। देवराज चौहान ने आसपास देखा। कई जगह बारी बारी पहाड़ी पत्थर पड़े हुए थे। वह छोटा सा पहाड़ी था जिसे कि खोखला करके बीच से ऐसा बनाया गया था। 2 भारी पत्थर इधर लाओ। जगमोहन, औची और राजन चौधरी आगे बढ़े और पत्थरों को लुढ़का लुढ़का कर पास ले आए। देवराज चौहान ने एक पत्थर को गैलरी के किनारे पर रखा और दोनों हाथों से पूरी शक्ति से गैलरी में लुढ़का दिया। सबकी निगाहें पत्थर पर ही थी। अभी पत्थर आधा गैलरी तक ही पहुंचा था कि एकाएक नीचे झुका और गायब हो गया। गैलरी पुनः समतल नजर आने लगी थी। सब हक्के बक्के रह गए। साईं, यह जगह तो बड़ी गड़बड़ है नी। देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे। उसने दूसरे पत्थर को भी दूसरी गैलरी के किनारे पर रखा और पूरी शक्ति से उसे गैलरी में लुढ़का दिया। वह भारी पहाड़ी पत्थर गैलरी में लुढ़कता चला गया और गैलरी के अंतिम किनारे पर जा रुका। कोई हलचल, कोई हादसा नहीं हुआ। एक पत्थर और लाओ। जगमोहन और राजन चौधरी एक और भारी पत्थर लुढ़का कर लाए। देवराज चौहान ने पहले पत्थरों की ही भांति
उस भारी पत्थर को तीसरी गैलरी में लुढ़का दिया। पत्थर ने अभी आधी गैलरी ही पार की होगी कि गैलरी के दाएं बाएं की दीवार से चमकती हुई बेआवाज तलवारें निकली और इस प्रकार चली जैसे युद्ध हो रहा हो। करीब आधा मिनट चलने के पश्चात तलवारें पुनः दीवार में अपनी जगह पर समा गई। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक उभरी। हम बीच वाली गैलरी में बढ़ेंगे, वह खतरे से खाली है। देवराज चौहान बोला और बीच वाली गैलरी की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से हीरानंद जसनानी बोला, संभल कर देवराज चौहान भाई, हम तो तेरे भरोसे है बड़ी। देवराज चौहान गैलरी पार कर गया। उसके पीछे पीछे सब रास्ता पार कर गए। आगे दो रास्ते थे, एक दाएं को जा रहा था, दूसरा बाएं को। साईं यहाँ भी गड़बड़ है नी। देवराज चौहान होठ पीछे फर्श को ध्यानपूर्वक देख रहा था। पहाड़ी को काट काट कर नीचे की जगह को काफी हद तक समतल करके फर्श की शेप दी गई थी। एक पल उस पहाड़ी फर्श को गौर से देखने के बाद उसने एक तरफ इशारा किया। हम इस तरफ चलेंगे, देवराज चौहान ने कहा। साईं, इस तरफ कोई मुसीबत हुई तो? कोई मुसीबत नहीं है, ध्यान से देखो, फर्श पर ताजे निशान है जूतों के। 2 दिन पहले गुलशन छाबड़ा अपने आदमियों के साथ आया था, वह इसी तरफ गया है। जाहिर है उसने गलत रास्ता नहीं चुना होगा। अगर गलत चुना हो तो? नहीं, उसने पहले अपने एक आदमी को इस तरफ भेजा होगा। वह सुरक्षित रहा होगा, ठीक ठाक रहा होगा, तो उसके बाद ही गुलशन छाबड़ा सब आदमियों के साथ आगे गया होगा। वह देखो, कितने जूतों के निशान इस तरफ जा रहे हैं। देवराज चौहान की निगाह जमीन पर थी। देवराज चौहान की बात सबको जची। साईं देवराज चौहानी, मुझे हरामी गुलशन की डेड बॉडी दिखाना नी। उसकी डेड बॉडी देखने पर मुझे बहुत खुशी होगी नी। अब तो उसकी लाश में कीड़े पड़ रहे होंगे बड़ी। हीरानंद जसनानी हंसा। देवराज चौहान आगे बढ़ा, सब उसके पीछे थे। करीब 3 मिनट चलने के बाद वह सब एक छोटे से कमरे में पहुंचे। वहां पर छत थी। वहां पर छत से बंधी 3 घंटियां लटक रही थी, क्योंकि फर्श से सिर्फ 8 फीट ऊंची थी। इसके अलावा कमरे में और कोई रास्ता नहीं था कहीं भी जाने के लिए, ना कोई दरवाजा और ना ही कोई खिड़की। सब कभी वहां लटकती घंटियों को देखते तो कभी एक दूसरे को। देवराज चौहान की एकटक निगाह बारी बारी तीनों घंटियों पर जा रही थी। वाड़ी, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, कहीं खजाना है भी कि नहीं है? देवराज चौहान ने हीरानंद जसनानी के चेहरे पर निगाह मारी। मेरे को तो दिखाई नहीं देता। तभी ओची बोला, मेरे ख्याल में तीनों गैलरियों की तरह इन 3 घंटियों का भी यहाँ गहरा मतलब है। हाँ, देवराज चौहान ने ओची को देखकर सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, मेरे ख्याल में इन 3 घंटियों में से एक को बजाने पर ही कुछ होगा, परंतु घंटी ठीक वाली बजनी चाहिए जो हमारे हक में ठीक हो। जगमोहन आगे बढ़कर सिर उठाकर तीनों घंटियों को गौर से देखने लगा। साईं, तू क्या देखता है नी? हीरानंद जसनानी बोला। हीरानंद, बोल क्या है? यह तीनों घंटियां शुद्ध सोने की है, इन्हें तू ले जा सकता है, जगमोहन ने कहा। यही खजाना है क्या? तेरे को इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, बेशक यहाँ खजाना हो या ना हो। हीरानंद ने मुंह बनाया, बोला कुछ नहीं। एकाएक देवराज चौहान बोला, इनमें यह किनारे वाली घंटी पर इसे बजाने के निशान पड़े हैं। इसे देखकर स्पष्ट पता चलता है कि इसी घंटी को ज्यादा बजाया गया है। तकवा बस्ती वालों को जब भी धन दौलत की जरूरत पड़ती है तो वह अंदर आया करते थे, खूब इसे बजाते होंगे। लेकिन इसे बजाने से क्या होता होगा? नैना ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर कहा, कुछ तो होता होगा। जब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, खजाना कहीं नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने हर तरफ नजर मारते हुए कहा, और यहाँ पर सिर्फ 3 घंटियां लटकी हुई है, जिनमें से एक घंटी पर उस पर बजाए जाने के निशान है, तो यकीनन इस घंटी के यहाँ मौजूद होने का कोई खास मतलब ही होगा। साईं देवराज चौहान, हीरानंद जसनानी बोला, मुझे तो यह खतरे की घंटी लग रही है। देवराज चौहान ने दायां हाथ उठाकर उसी घंटी को बजाया जिस पर बजने के निशान थे। सबका दिल दाड़ दाड़ से बज रहा था कि घंटी बजते ही क्या होगा। घंटी बजने की तीव्र आवाज गूंजी, फिर आवाज शांत होती चली गई।
उसके 2 पल बाद ही एक तरफ से दरवाजे के साइज का पत्थर एक तरफ सरक गया। वहां जाने का रास्ता नजर आने लगा। सब सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए उस रास्ते को देखने लगे। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर उस रास्ते को अच्छी तरह देखा। वह किसी सुरंग के भांति था और उसका छोर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और बीचे देवराज चौहान पलटा और सबको देखकर गंभीर स्वर में बोला, यह रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है या मौत की तरफ, कह नहीं सकता। इस समय हम सब लोगों की हालत ऐसी है कि जैसे हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हों। मैं इस रास्ते से आगे जा रहा हूँ। कोई मेरे साथ आना चाहे तो बेशक आ सकता है, लेकिन होने वाले किसी भी हादसे का वह खुद जिम्मेदार होगा। वहां मौत सा सन्नाटा छाया रहा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और पैदा हुए रास्ते से भीतर प्रवेश कर गया। आगे अंधेरा था, इसलिए वह संभल कर आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे जगमोहन भी आ गया। साईं, हम यहाँ क्या करेंगे? हीरानंद जसनानी आगे बढ़ता हुआ बोला। वड़ी चुईया, तू भी आ जानी। हीरानंद जसनानी और नैना भी उस रास्ते में प्रवेश कर गए। ओची और राजन चौधरी की निगाह मिली, फिर वह दोनों भी आगे बढ़ गए। साईं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है वड़ी। हीरानंद जसनानी की आवाज वहां गूंजी, परंतु जवाब में किसी का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। करीब मिनट भर बाद ही वह अंधेरे से भरी गैलरी समाप्त हुई। आगे कमरा था, वहां भी हीरो का प्रकाश फैला आंखों को चौंधिया रहा था। सब उस कमरे में पहुंचकर ठिठके। उनके कानों में किचकिच की अजीब सी आवाजें पड़ रही थी, जैसे कोई शेर अपने शिकार को लपालप बिना सांस लिए खा रहा हो। देवराज चौहान की निगाह फौरन बाईं तरफ कोने में जा अटकी। सबकी निगाह भी, और जो उन्होंने देखा वह जिस्म के रोए खड़े कर देने के लिए काफी था। वह कोने में खड़ा था, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसके एक हाथ में इंसानी बात थी, दूसरे हाथ में खून से सना चाकू। चाकू से वह मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके खा रहा था और हाथ में थाम रखी बांस से टपकते खून के कतरों को वह पानी के तौर पर पी रहा था। करीब ही नीचे विजय सिंह की ताजी लाश पड़ी थी। सारा मुंह और दोनों हाथ खून से सने हुए थे। वह खाए भी जा रहा था, खून भी पिए जा रहा था और आंखें फाड़े सबको देखे जा रहा था। वह कोई और नहीं, गुलशन छाबड़ा था। देवराज चौहान होठ सुकोड़े गुलशन छाबड़ा को देखने लगा। आ गए। गुलशन छाबड़ा वैसी इंसानों की तरह हंसा तो उसके खून से रंगे दांत और दांतों में फंसे इंसानी मांस के लोथड़े चमक उठे। मैं जानता था तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। सच पूछो तो यहाँ पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते भूख लग गई ना, तो क्या करता, अपने विजय सिंह को ही मारकर ताजा इंसानी मांस खाने लगा। जो भी हो, एक बात तो समझ में आ गई कि मांस मांस होता है, इंसान का हो या जानवर का, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। पेट भर जाता है। देवराज चौहान के होंठ भींच गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खजाना नहीं मिला क्या? देवराज चौहान ने पूछा। मिला। खजाना तो इतना ज्यादा है कि उसे बाहर तक नहीं ले जाया जा सकता। इसकी कीमत भी नहीं आकी जा सकती। गुलशन छाबड़ा ठाका लगा उठा। लेकिन खजाने का क्या करे? इससे पेट तो नहीं भरा जा सकता और बाहर जाने का यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो, कहते हुए जगमोहन पीछे को मुड़ा के ठिठक गया। जिस रास्ते से वह आए थे वह बंद हो चुका था। वहां सिर्फ दीवार ही नजर आ रही थी। रास्ता बंद हो गया। राजन चौधरी के होठों से निकला, हा हा हा। गुलशन छाबड़ा के इंसानी खून से रंगे दांत चमक उठे। ऐसे ही हमारी बार भी बंद हो गया था और इस तरफ से कैसे खुलता है नहीं मालूम। बहुत कोशिश की, नहीं मालूम होता। सब यहीं मरेंगे, यहीं पर। कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। एक दूसरे को मारो और खाओ, पेट भरो और जब तक जिंदगी बचती है बचाओ। मजे लो मजे, हा हा हा। देवराज चौहान की निगाह कमरे में फिरने लगी। विजय सिंह के अलावा नीचे 2 और लाशें मौजूद थी। गुलशन छाबड़ा ने पेट भरने के लिए विजय छाबड़ा की बात चाकू से तोड़ी थी। वहां खून फैला हुआ था। इंसानी मांस और खून से पेट भरकर गुलशन छाबड़ा ने वास्तव में अमानवीय काम किया था। गुलशन छाबड़ा मजे से हाथ में पकड़ी विजय सिंह की बाह को चाकू से काट काट कर खा रहा था।
इस तरह की जैसे वह बाहें उसका मन पसंदीदा भोजन हो। तू तो वास्तव में हरामी गुलशन निकला वड़ी। हीरानंद जसनानी आंखें फाड़कर गुलशन छाबड़ा को देख रहा था। खाने को कुछ नहीं मिला तो इंसान को खा लिया साईं। हीरानंद गौड़ी वाले, तू भी यहाँ है और मैं भी। गुलशन छाबड़ा बांह से मुंह पर लगा खून साफ करने की चेष्टा करता हुआ बोला, जब तेरे को भूख लगेगी और खाने को यहाँ पड़े पत्थर या हीरे होंगे, तब पूछूंगा कि पेट भरने के लिए इंसानी मांस चलेगा और तू कहेगा दौड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा बड़ी। वक्त आने दे फिर बात करना। देवराज चौहान की निगाह सामने नजर आ रही 3 गैलरियों पर टिक चुकी थी। साईं देवराज चौहानी, तू तो कहता था कि तेरे को बाहर निकलने का रास्ता आता है। देवराज चौहान ने शांत निगाहों से हीरानंद जसनानी को देखा। हाँ, मुझे भीतर से भूत का मुंह खोलना आता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि भीतर तिलस्मी सिस्टम होगा और इतना आगे तक होगा। यह सब मेरी जानकारी में नहीं था। तूने तो हमें फंसा दिया बड़ी। तुम अपने आप फंसे हो, अपने लालच पर फंसे हो। राजन चौधरी ने हीरानंद को घूरा। जब तुम्हें खजाने में से कुछ नहीं लेना तो तुम साथ क्यों आए? साईं, वह तो मैं यूं ही, तो फंसे भी यूं ही हो। गुलशन छाबड़ा ठाका लगा उठा। हीरानंद गौड़ी वाले, तू कितना हरामी है यह बात मैं इन सबसे ज्यादा जानता हूँ। चुपचाप खड़ा रह। तू इसलिए साथ आ गया कि थोड़ा बहुत माल तो खिसका कर जेबों में डाल ही लेगा, लेकिन तेरा वो सारा प्लान ठप, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हीरे खाओ और यहीं मरो। कौन शहर का छोटा दादा और कौन बड़ा, सब यहीं रह जाएगा। हीरानंद गौड़ी वाला, तू मरेगा यहाँ, मैं नहीं मरूंगा। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। साईं देख लेना। हीरानंद जसनानी दांत बींचकर बोला। कहाँ से निकलेगा? गुलशन छाबड़ा पुनः ठाका लगा उठा। सब रास्ते बंद है, यहीं पर सबकी मौत है। देवराज चौहान ने गुलशन छाबड़ा को देखा। खजाना कहाँ है? वह सामने 3 गैलरियां है। बीच वाली गैलरी से जाओ, देख लो खजाना जो कि वास्तव में हमारी मौत का खजाना है। देख लो खजाना जो कि वास्तव में हमारी मौत का परवाना है, जिसे पाने के लिए हम यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए। जाओ जाओ। सबका ध्यान बीच वाली गैलरी की तरफ आकर्षित हुआ। देवराज चौहान बीच वाली गैलरी की तरफ बढ़ा। गैलरी की शुरुआत में उसका पांव भीतर पड़ा ही था कि एक भारी भरकम आवाज उसके कानों में पड़ी। वह ठिठका, आगे मत बढ़ो, जान चली जाएगी। आवाज इतनी तेज थी कि सबने सुनी। तभी गुलशन छाबड़ा का ठाका पुनः वहां गूंज उठा। देवराज चौहान की निगाह गैलरी के अंतिम छोर पर खड़े बुत पर पड़ी, जिसका गले का हिस्सा पत्थर का था और गले के ऊपर का हिस्सा किसी रबड़ जैसी वस्तु का बना दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान ने पलटकर गुलशन छाबड़ा को देखा। चिंता मत करो, गैलरी के कोने पर खड़ा भूत ऐसे ही भौंक रहा है। जब भी कोई गैलरी में प्रवेश करने लगता है तो उसके होंठ हिलते हैं और यही शब्द सुनने को मिलते हैं। 2 दिन से इन शब्दों को सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। जाओ जाओ, कोई खतरा नहीं है। देवराज चौहान आगे बढ़ा, पुनः अपना कदम गैलरी में रखा। आगे मत बढ़ो, जान चली जाएगी। वह आवाज पुनः उभरी, लेकिन इस बार देवराज चौहान के कदम नहीं रुके। वह गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। गैलरी के किनारे बने बुत को देखने के लिए क्षण भर के लिए ठिठका, फिर आगे बढ़ा। आगे पहाड़ी पत्थर की दीवार थी जो कि देखते ही देखते ऊपर उठती चली गई। देवराज चौहान वहीं पर ठिठका रह गया। आंखें जोरों से चुंधियाई। फिर धीरे धीरे वह देखने के काबिल होता चला गया। सामने ही कमरा था और वह हीरो से भरा पड़ा था। वैसे ही हीरो से भरा पड़ा था। फर्श कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और 6-6 फुट तक का कमरा हीरो से भरा पड़ा था। साईं देवराज चौहानी। पीछे से हीरानंद जसनानी की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। ये तो ढेर सारा माल है नी बड़ी, इसके तो जितने भी ढेर बना लो तब भी जगह कम पड़ जाएगी। साईं देवराज चौहानी, थोड़े से जेब में डाल लूं? देवराज चौहान ने पलटकर हीरानंद जसनानी को देखा। सभी समीप आ खड़े हुए थे। मैं हीरे की बात कर रहा हूँ, डाल लूं थोड़े से जेब में? थोड़े से क्यों? देवराज चौहान व्यंग से बोला, सारे ही क्यों नहीं डाल लेते? सच वड़ी, ठीक बोलता है तू। हीरानंद जगमोहन पीछे से बोला, इतने सारे हीरे जेब में डाल लोगे? हाँ साईं, डाल लूंगा।
जेबों में नहीं आएंगे। जेबों में नहीं तो कहीं तो आ जाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये मेरा मामला है। कुछ बता तो दो कि कहाँ डालोगे। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा, हीरो पर पाँव रखता हुआ आगे बढ़ा। बाईं तरफ उसे एक अन्य दरवाजा नजर आ रहा था। हीरो का कमरा पार करके देवराज चौहान खुले दरवाजे पर पहुंचा कि ठिठक गया। दूसरा कमरा पूरी तरह सोने की ईंटों से भरा पड़ा था। आंखें पलक झपकने का नाम नहीं ले रही थी। ओची और जगमोहन उसके पीछे थे। हे भगवान, इतनी दौलत, इतना बड़ा खजाना तो कभी सुनने में भी नहीं आया। और हम यहाँ देख रहे हैं, बस देख ही रहे हैं। ओची गहरी सांस लेकर बोला, हम इसे हासिल करके इसका मजा नहीं ले सकते, क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी, हर तरफ निगाह मारी, परंतु हीरे और सोने से भरे कमरे के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया जो आगे पीछे जाता हो। वह लोग चूहेदान में चूहे की तरह फंस चुके थे। हीरानंद, जगमोहन बोला, क्या है बड़ी, इधर आ। हीरानंद जसनानी हीरो को रोनते हुए उनके पास पहुंचा। यह देख साईं, इतना सोना, ये तो प्योर गोल्ड है नी। देवराज चौहान वहां से पलट गया और हीरो को पार करता हुआ गैलरी में आ गया। देखकर मजा आया। जगमोहन ने मुंह बनाकर हीरानंद को देखा। बहुत मजा आया नी। मैं तो छोड़, मेरी बात सुन। जगमोहन ने कहा, यह सारे हीरे डालने के बाद जो जगह बचे तो वहां पर यह सोना डाल लेना। वो तो ठीक है बड़ी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता भी तो मिले। बाहर जाने का रास्ता होता तो मैं तुझे एक भी हीरा देता। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा और पलटकर हीरो वाला कमरा पार करते हुए गैलरी की तरफ बढ़ा। साईं ओचो, हीरानंद ने पास खड़े ओची से कहा, यह बाहर जाने का रास्ता देखनी। अगर रास्ता मिल गया तो सारा खजाना सरका कर बाहर ले जाएंगे नी, तब बहुत मजा। खजाना छोड़, अगर वैसे ही जिंदा बाहर निकल गए, जान बच गई तो इसे ही खजाना समझना। कहने के साथ ही ओची पलटा और वापस चल पड़ा। साईं, मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जाता है बड़ी। हीरानंद जल्दी से पलटकर उसके साथ हो गया। देवराज चौहान वापस उसी कमरे में आकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। वह दीवारों को अच्छी तरह ठोक ठोक कर देख रहा था और बाकी सब देवराज चौहान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हार स्पष्ट नजर आ रही थी। सिर्फ गुलशन छाबड़ा लापरवाह था। शायद वह खुद को अच्छी तरह समझा चुका था कि मौत तो सिर पर खड़ी है, मरना तो है ही, फिर क्यों सिसक सिसक कर मरा जाए। देवराज चौहान रास्ता तलाश करने के लिए दीवारों को ठोकता बजाता रहा। 2 घंटे बीत गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। साईं, देवराज चौहानी, जल्दी से रास्ता ढूंढ, हमें खजाना बाहर ले जाना है। हीरानंद बेचैनी से बोला, मेरा तो दिल धड़क रहा है कि अगर हम यहाँ मर गए तो ये हरामी गुलशन हमें भी खा जाएगा बड़ी। जवाब में गुलशन हंसा। उसके खून से सने दांत चमक उठे। कोई फायदा नहीं। ओची देवराज चौहान को देखकर बोला, रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता मिलेगा। देवराज चौहान ओची को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि 4 साल पहले जो लोग यहाँ आए थे वह यहाँ से हीरा लेकर सुरक्षित वापस गए हैं। कोई तो रास्ता होगा। 4 साल पहले कौन आया था? मेरा भाई कृष्णा, राजन चौधरी बोला। तो उसने बताया नहीं कि यहाँ से वह लोग किस तरह वापस गए थे। मैं जरा जल्दी में आ गया, किसने से बात नहीं हो सकी। बेवकूफ़ी कर दी तुमने, ओची होठ बीच कर बोला। अपने भाई से सब कुछ पूछकर आना चाहिए था। राजन चौधरी गहरी सांस लेकर रह गया। रास्ते के बारे में एक बात और दिमाग में बिठा लो। देवराज चौहान सबके चेहरों पर निगाह दौड़ाता हुआ बोला, चकवा बस्ती वालों को जब भी धन दौलत की जरूरत पड़ती है तो उनका एक आदमी भीतर आता है। 5 मिनट के भीतर यहाँ से सोने की ईंट लेकर बुद्ध के मुंह वाले रास्ते से बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ का रास्ता आसानी से खोला जा सकता है। ज्यादा कठिन काम नहीं है। देवराज चौहान की बात सबको जची। ओची, राजन चौधरी और जगमोहन आगे बढ़े और देवराज चौहान की तरह रास्ता तलाश करने लगे। नैना सूखे होठों पर जीभ फेरती वहीं बैठ गई। वाड़ी में कुछ खा लूं। हीरानंद जसनानी खाने के सामान को खोलता हुआ बोला, भूख लग रही है। तू खाएगी चुईया? खाना है तो आजा।
यहाँ शर्म नहीं करना साईं। नैना हीरानंद के करीब सरक आई। हरामी गुलशन, तू भी आजा। नहीं, गुलशन छाबड़ा हंसा। अभी मेरे पास खाने को बहुत है, कहते हुए उसने विजय सिंह की लाश की तरफ इशारा किया। ऐसा खतरनाक खाना तू ही खा। हीरानंद जसनानी ने नैना के साथ खाना तो शुरू कर दिया, परंतु बेचैन निगाह रास्ता ढूंढते देवराज चौहान, जगमोहन, राजन चौधरी और ओची पर जा रही थी। वह जानता था कि अगर यहाँ से निकलने का रास्ता न मिला तो कोई बचने वाला नहीं, सब मरेंगे। एकाएक देवराज चौहान का हाथ एक और पत्थर पर पड़ा। वह पत्थर फौरन दीवार में घसता चला गया। उसी पल ही जिस रास्ते से वह आए थे वह रास्ता खुल गया। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। सबके चेहरों पर खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। हा हा हा, गुलशन छाबड़ा हंसा। वाह, रास्ता मिल गया, यह तो मजा आ गया। बहुत मजा आ गया बड़ी। हीरानंद जसनानी खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। लॉटरी निकल गई। अब तो हर तरफ हीरे और सोने की ईंटें ही ईंटें हैं, जितनी चाहे उठा लो। देवराज चौहान सब पर निगाह मारकर बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसी प्रकार वक्त बर्बाद करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। हीरे और सोने की ईंटें लेकर बाहर आओ। बुद्ध का मुंह मैं खोल देता हूँ। ऐसे कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं। कई चक्कर नहीं देवराज चौहान, हीरानंद जसनानी कह उठा। हम सब तब तक चक्कर लगाते रहेंगे जब तक कि भीतर का सारा माल बाहर नहीं पहुंचा देते। उसके बाद तो। हीरानंद, जगमोहन तीखे स्वर में बोला, तुम्हें तो माल मिलने से रहा, क्योंकि बड़ी माल बाहर पहुंचाने की मजदूरी तो मिलेगी ना। मेरे लिए मजदूरी ही बहुत रहेगी। हीरानंद जल्लाकर बोला, चलो नी, टाइम बर्बाद नहीं करने का। जगमोहन तेजी से बीच वाली गैलरी की तरफ बढ़ा। बाकी सब उसके पीछे थे। उनमें गुलशन छाबड़ा भी शामिल था। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर तसल्ली भरी मृदा में कश लेने लगा। देवराज चौहान का पहला कदम गैलरी में पड़ा। छोटी सी गैलरी के कोने में खड़े बुद्ध का जबड़ा खुला और रटी रटाई आवाज कानों में पड़ी, आगे मत बढ़ो, जान चली जाएगी। बुद्ध के पास पहुंचते ही जगमोहन ने तीखी निगाहों से बुद्ध को देखा। आगे मत बढ़ो, जान चली। अबे उल्लू के पट्टे, जगमोहन ने जल्लाकर कहा। अबे उल्लू के पट्टे, जगमोहन ने जल्लाकर कहा और जेब से राजन चौधरी वाला हीरा निकाला और बुद्ध के शब्द पूरे होने से पहले ही हीरा उसके मुंह में फंसा दिया। चुप कर। बस यही पल कयामत से भरे थे। एकाएक ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कमरे में खड़ा देवराज चौहान चौंका। अजीब सी आवाज जैसे कानों को फाड़ रही थी। वहां की हर चीज हिल रही थी। जिस फर्श पर वह खड़े थे वह फर्श भी जोरों से थरथरा रहा था। देवराज चौहान जल्दी से किसी तरह आगे बढ़ा। गैलरी में खड़े गुलशन छाबड़ा और ओची को वापस खींच लिया। नैना पहले से ही कमरे में थी। राजन चौधरी भी किसी प्रकार वापस कमरे में आ गिरा। गैलरी के सबसे आगे बुद्ध के पास जगमोहन और उसके पीछे हीरानंद जसनानी था। चूंकि वह आगे था इसलिए उन्हें वापस नहीं खींचा जा सकता था। दोनों ने उस छोटी सी गैलरी की दीवार को दोनों हाथों से संभाल रखा था, लेकिन जब झटके तीव्र हो गए तो जगमोहन से नहीं संभला गया तो करीब ही मौजूद बुद्ध से लिपट गया और अगले ही पल जगमोहन और हीरानंद ने जो देखा वह सकपका देने के लिए काफी था। सामने हीरो से बड़ा कमरा था और उनके देखते ही देखते कमरे में 2 फीट चौड़ी दरार उभरी और सारे हीरे दरार में समाने लगे। देखते ही देखते सारे हीरे उस दरार में समा गए। बड़ी पकड़ोनी, देखो वह हीरे नीचे खिसक गए साईं। हीरानंद जसनानी ने जाने कैसे खुद को उस हिलती जगह पर संभाल रखा था, परंतु हीरो को दरार में जाते देखकर वह पागल सा हो उठा था। पकड़ोनी। हीरानंद जसनानी सब कुछ भूलकर हीरो वाले कमरे की तरफ भागा। मात्र चंद कदमों का फासला था। जगमोहन हड़बड़ाकर चीखा, बेवकूफ हीरानंद, आगे मत जा, ठहर जा, नहीं तो मरेगा। लेकिन हीरानंद जसनानी को होश ही कहाँ था। वह तो पागलों की तरह बचे कुचे हीरो को पाने के लिए, पकड़ने के लिए, हासिल करने के लिए दौड़ा। उसकी निगाह होशो हवास तो हीरो पर ही थी। दोनों हाथ आगे किए वह हीरो को पकड़ने जा रहा था। तभी उसका पांव पैदा हुई दरार में पड़ा और लगभग छलांग मारने के अंदाज में वह दरार में गिरता चला गया।
कानों को फाड़ देने वाली उसकी चीख गूंजी। फिर खामोशी छा गई। बेवकूफ, बेवकूफ, बुद्ध के साथ लिपटा जगमोहन आंखें बंद करके बड़बड़ा उठा। अगले ही पल वह जगह बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई। दूसरे कमरे में पड़ी सोने की ईंटें सरक सरक कर इस कमरे में आने लगी और दरार में समाने लगी। बुद्ध से लिपटा जगमोहन शुद्ध सोने की ईंटों को दरार में जाते देखने लगा। उसका बस चलता तो एक पैसे की चीज भी फटी दरार में नहीं जाने देता, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था और किसी तरह की बेवकूफी करके हीरानंद जसनानी की तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जान है तो दौलत फिर भी हासिल की जा सकती है। जान है तो दौलत फिर भी हासिल की जा सकती थी। क्या हो रहा है? एकाएक उसके कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। जगमोहन ने कठिनता से देवराज चौहान की तरफ गर्दन घुमाई। देवराज चौहान गैलरी की दोनों तरफ दीवारों पर हाथ रखे जकड़े वहां तक आ पहुंचा था, जबकि वहां का सारा हिस्सा, सारी जगह टेढ़ी हुई पड़ी थी। तुम यहां क्यों आए? जगमोहन बुद्ध के साथ कसकर लिपटे हुए कह उठा। देवराज चौहान के होठ बीत चुके थे। खुद को कठिनता से संभाले दरार को देख रहा था, जिसमें तेज गति के साथ सोने की ईंटें गिर रही थी। कोई भी तगड़ा जबरदस्त झटका देवराज चौहान को दरार में फेंक सकता था, लेकिन देवराज चौहान खुद को बहुत अच्छे ढंग से संभाले हुए था। सारा माल जा रहा है पानी में, जगमोहन ने जैसे शिकायत भरे अंदाज में कहा। यह सब हुआ कैसे? देवराज चौहान के जबड़े सख्ती के साथ बिछे हुए थे। मालूम नहीं, बस यह कहते कहते एकाएक जगमोहन ठिठका और चोर निगाहों से बुद्ध के मुंह में फंसे हीरे को देखने लगा। शायद माँ मेरी गलती के कारण ही यह सब हो रहा है। कैसे? यह बुद्ध खामखा मुंह फाड़ रहा था। मैंने इसके खुले जबड़े में हीरा दे दिया ताकि चुप रहे। बस इसके मुंह में हीरा देने की देर थी कि यह सब हो गया। शायद जिसने यह जगह बनाई, सब कुछ बनाया, वह बहुत तेज दिमाग का था। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। यहाँ के मैकेनिज्म में यह बात होगी कि अगर बुद्ध अपने शब्द न पूरे कर सका तो यह सब तबाही आ जाएगी, जो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से आ गई। तुम्हारे द्वारा इस बुद्ध के मुंह में हीरा फंसाने से यहाँ का मैकेनिज्म गड़बड़ा गया। पुराने जमाने के अधिकतर मैकेनिज्म आवाजों पर ही आधारित होते थे। जैसे कि इस बुद्ध के मुंह से निकलने वाली आवाज को तुमने पूरा नहीं होने दिया तो इसका हश्र तुमने देख लिया। अगर आवाज पूरी हो जाती तो यह सब कुछ भी ना होता। जगमोहन के होठ बिचे रहे। आज के वैज्ञानिक कुछ भी हों, परंतु सदियों पहले के विज्ञान से बहुत पीछे हैं। लेकिन यह सारा माल तो इस दरार में जा रहा है। अब हम इसे नहीं रोक सकते। हीरानंद जसनानी हीरे लेने के लिए दरार में जा चुका है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। कमरे में रोशनी पहुंचा रहे तीनों हीरे भी चुंबक की तरह लुढ़कते हुए आए और गैलरी पार करके दरार में समा गए। हीरो के वहां से हट जाने पर भी कमरे में पर्याप्त रोशनी रही थी। एकाएक सारी हलचलें थम गई। टेढ़ी हुई सारी जगह धीरे धीरे सीधी होने लगी। सारी जगह पूरी तरह सीधी हो गई। सबकी सांसों में सांस आई। जगमोहन सावधानी से बुद्ध से अलग हुआ और दौड़ने के से अंदाज में कमरे में आ गया। कमरे में सब एक दूसरे पर लुढ़के हुए थे, जो कि अब खुद को संभालने पर लगे हुए थे। क्या हुआ था? गुलशन छाबड़ा के होठों से निकला। सब कुछ खत्म हो गया और तू अभी पूछ रहा है कि क्या हुआ था? जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। ओची खुद को संभालकर खड़ा हुआ और आंखें सिकोड़कर जगमोहन को देखा। तुमने उस बुद्ध के मुंह में हीरा फंसाया था, उसके बाद ही यह सब हो गया। भाई मेरे, जानता हूं मुझसे भारी भूल हो गई, जगमोहन ने मुंह लटका कर कहा। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि यह सब हो जाएगा। हीरे और सोना तो, गुलशन छाबड़ा ने कहा। वह सब तो गए। हीरे वाले कमरे में 2 फीट की दरार फटी और उसमें हीरे ही नहीं, सोना भी समा गया, साथ में हीरानंद भी। हीरानंद उन हीरो को पकड़ना चाहता था जो दरार में जा रहे थे, लेकिन उन हीरो के साथ खुद भी खिसक गया। देवराज चौहान के स्वर में अफसोस के भाव थे। तो क्या हो गया? वह दरार कहीं तो खत्म होती होगी, गुलशन छाबड़ा बोला। हाँ, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा।
वह दरार कहीं तो खत्म होती होगी। जाओ जाकर हीरानंद की तरह हीरे और सोने की ईंटें ले लो, सारा ले लो, अब तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। गुलशन छाबड़ा जगमोहन को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। यहाँ पर खजाना रखने वाले ने, इस जगह को बनाने वाले ने तिलस्मी ढंग से बनाया था, ओची ने गंभीर स्वर में कहा। उसके सिस्टम को बिगाड़ने की चेष्टा की गई तो यहाँ मौजूद सारी दौलत धरती के गर्भ में समा जाएगी। जगमोहन ने बोलते भूत के मुंह में हीरा फंसा दिया। भूत के शब्द अधूरे रह गए। तिलिस्मी सिस्टम बिगड़ा और सारी दौलत हमसे दूर चली गई। कोई कुछ नहीं बोला। हीरानंद की मौत के पश्चात नैना पुनः गुलशन छाबड़ा के साथ जा चिपकी थी। राजन चौधरी ने गहरी सांस लेकर जगमोहन को देखा। सब कुछ खत्म हो गया। अब जगमोहन क्या कहता? उसे तो खुद सब कुछ खत्म हो जाने की गश आ रही थी। देवराज चौहान गैलरी में खड़ा दरार को देखे जा रहा था। गैलरी पार करने की देवराज चौहान ने चेष्टा नहीं की थी, क्योंकि गैलरी समाप्त होते ही दरार शुरू हो जाती थी। जिस खजाने को वह पाने आए थे वह दरार के भीतर जाने कहाँ समा गया था। बहुत खतरनाक दरार थी। यह तो अच्छा हुआ कि उस वक्त हीरो वाले या सोने वाले कमरे में कोई नहीं था। अगर होता तो उसका भी हीरो और सोने जैसा ही अंजाम होना था। इस सारे हादसे में देवराज चौहान जगमोहन की गलती भी नहीं ठहरा सकता था। जो कुछ भी हुआ था उसके मुंह में जगमोहन द्वारा हीरा फंसाना महज इत्तेफाक ही था। देवराज चौहान ने सिर जरा सा आगे करके दरार के भीतर झांका। गुप्त अंधेरे के अलावा कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। हीरो की चमक अथवा उनमें से फूटती रोशनी का कहीं भी नामो निशान नहीं था। स्पष्ट था कि हीरे और सोना बहुत नीचे चले गए हैं। देवराज चौहान ने खुद को संभाला और पलटकर कमरे में आ गया। राजन चौधरी और गुलशन छाबड़ा ने आशा भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। वह हीरे और सोना, राजन चौधरी ने पूछना चाहा। कुछ नहीं बचा अब। देवराज चौहान ने हाथ हिलाते हुए गहरी सांस ली। हीरे वाले कमरे में दरार पैदा हुई और सब कुछ उसमें समा गया। मेरे ख्याल में अब हम उसे नहीं पा सकते। मतलब कि यहां तक आना बेकार रहा। गुलशन छाबड़ा यूं ही हंस पड़ा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और बाहर जाने वाले रास्ते को खोलने के लिए उभरे पत्थर को दबाया। पत्थर जो पहले दबाने पर दब जाता था और रास्ता बन जाता था, वह ना तो अब दबा था और ना ही रास्ता बना था। 2 3 4 5 बार देवराज चौहान ने पत्थर को दबाने की चेष्टा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले वाला सारा मैकेनिज्म ठप हो चुका था। देवराज चौहान ने पलटकर सबको देखा। अब यहाँ का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। नहीं, नैना के होठों से दबी दबी चीख निकली। फिर फंस गए। गुलशन छाबड़ा हंसा तो उसके खून से सने लाल सुर्ख दांत चमक उठे। इसने की हिम्मत थी कि जो यहाँ आकर वापस चला गया। राजन चौधरी बोला। उसका कहना था कि खजाना देखकर उसके दोनों साथियों की नीयत खराब हो गई थी। वह उसे मारकर एक हिस्सा कम कर देना चाहते थे। इन हालातों में वह यहाँ से भागकर, पुरानी बातें मत कर, अभी की बात कर। यह सोच तू मरने जा रहा है। गुलशन छाबड़ा मुंह बिगाड़ कर कह उठा। साला हीरानंद तो पल भर में ही आसान मौत मर गया। उसकी जान तो सस्ते में छूट गई। कोई कुछ न बोला। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेने लगा। अब यहां से कैसे निकला जाए? ओची देवराज चौहान से बोला। जवाब जगमोहन ने सिर हिलाकर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब हम बाहर निकल सकेंगे। ओची होठ बीचे उस पत्थर के पास पहुंचा और उसे दबाने लगा, जिसके दबने से बाहर जाने के लिए रास्ता खुल जाता था। लाख चेष्टा के पश्चात भी वह पत्थर नहीं दबा। देवराज चौहान कष्ट लेकर गंभीर स्वर में बोला। यहाँ पर जो तिलिस्मी सिस्टम, यहाँ का मैकेनिज्म था, एक दूसरे के सहारे ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, वह खत्म हो चुका है। इसलिए अब कोई रास्ता पहले वाला हमें नहीं मिलेगा। तो नया रास्ता नैना के कांपते होठों से निकला। ऐसे मजबूत पहाड़ में जब तक हम नया रास्ता बना लेंगे, उससे पहले ही दम घुटकर, कहते कहते देवराज चौहान ठिठका। नहीं, दम घुटकर हमारी मौत नहीं होगी।
यहाँ स्वच्छ वायु आ रही है ताकि हम सांस ले सकें। हमारी मौत भूख से होगी, खाली पेट होने से। गुलशन छाबड़ा ठाका लगा उठा। फिर तो मैं सबके बाद में मरूंगा, क्योंकि मुझे इंसानी मांस खाने और खून पीने का डंग आ गया है। तुम लोग मरते रहोगे और मैं तुम लोगों को खाता पीता रहूंगा। वाह, मजा आ गया। देवराज चौहान ने कड़वी निगाहों से गुलशन छाबड़ा को देखा। अबे राक्षस, कुछ तो शर्म कर, तू हमें खाएगा? जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। जवाब में गुलशन छाबड़ा हंसा। सबके चेहरों पर गंभीरता के भाव नाच रहे थे। कभी कभी आंखों में दहशत भी उभर आती, अपनी मौत के बारे में सोचकर। कष्ट लेता हुआ देवराज चौहान आगे बढ़ा और गैलरी में प्रवेश करके बुद्ध के समीप पहुंचकर ठिठका और ध्यानपूर्वक बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध के खुले मुंह में हीरा फंसा हुआ था, इस कारण बुद्ध का चेहरा कुछ भयानक सा लग रहा था। देवराज चौहान ने दांत बींचकर हाथ आगे बढ़ाया और बुद्ध के मुंह में फंसा हीरा पकड़कर बाहर निकाल दिया और अगले ही पल जैसे एक बार फिर कयामत से भरे थे। तीव्र स्वर में गर्जना हो उठी। यह सारी जगह इस तरह हिली जैसे भूकंप आ गया हो। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से बुद्ध को थाम लिया। देवराज चौहान के देखते ही देखते हीरो वाले कमरे में जो दरार पैदा हुई थी वह बंद होने लगी। अगले 2 मिनटों में वह दरार पूरी तरह से बंद हो गई। कमरे का फर्श फिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था, लेकिन अब वहां हीरे नहीं थे, एक भी हीरा नहीं था, जबकि पहले कमरे में आधी दीवारों तक हीरे ही हीरे थे। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि जब हीरे थे तब भी रोशनी थी और अब हीरे नहीं है तब भी रोशनी है। वह सारी जगह अभी भी हिल रही थी। एकाएक देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कमरे का फर्श, वह दरार बंद होते ही कमरे के ठीक सामने की दीवार एकाएक सरक कर जाने कहां गायब हो गई और वहां पथरीला रास्ता नजर आने लगा, जो कि इतनी दूर तक नजर आ रहा था जिसका अंतिम किनारा भी नजर नहीं आ रहा था। एकाएक वह हिलती जगह थमने लगी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होता जा रहा था। गैलरी के दूसरे किनारे अन्य सब खड़े होकर यह सब हैरानी से देख रहे थे। मिनट भर बाद सब कुछ थमकर पहले जैसा हो गया। देवराज चौहान ने बुद्ध को छोड़ा और फौरन पलटकर कमरे में आ गया। अभी देवराज चौहान ने पहली सांस ही ली होगी कि जगमोहन ने जल्दी से आगे बढ़कर देवराज चौहान के हाथ से हीरा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा और गहरी सांस लेकर सामने बढ़ गया। सबकी निगाहें गैलरी से पार, हीरो वाले कमरे से पार, जहां से दीवार हटी थी और एक लंबा ना दिखाई देने वाला रास्ता नजर आने लगा था, वहां पर थी। इस नए रास्ते का मतलब ओची के स्वर में उलझन के भाव थे। हमारी मौत का नया रास्ता है, राजन चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा। मरने के लिए हम यही ठीक हैं, गुलशन छाबड़ा ने दांत बींचकर कहा। नैना गुलशन छाबड़ा से आ चिपकी थी, वह थर-थर कांप रही थी। इस नए रास्ते का क्या मतलब हुआ? जगमोहन ने सामने देखते हुए देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान होठ बीचे आगे बढ़ा। गैलरी में पहला कदम रखते ही बुद्ध के होठ हिले और आवाज वहां गूंज उठी। आप लोगों ने मुझे छेड़कर यहाँ के सिस्टम को चुनौती दी, जिसका अंजाम आप लोगों के सामने है। जिस बहुमूल्य हीरो और सोने की ईंटों को आप ले जा सकते थे, वह हमने आप लोगों को छेड़छाड़ के जुर्माने के तौर पर उन्हें पाताल में भेज दिया है, जमीन के इतने नीचे की वहां तक तो अब हम भी नहीं पहुंच सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता। गलत हरकत करने के कारण इतना बड़ा खजाना तो आपके हाथ से निकला ही, साथ ही आपकी जान भी खतरे में पड़ गई। अब आपको खाली हाथ ही यहां से जाना पड़ेगा। जो रास्ता अभी अभी नया बना है वही एकमात्र रास्ता है यहां से निकलने का, परंतु सावधान, उस रास्ते से आप पाताल लोक भी पहुंच सकते हैं। इस पूरे रास्ते में 2 जगह आपके पाताल पहुंचने का संयोग है, इसलिए आप लोगों को आगाह किया जाता है कि सावधानी से आगे बढ़े। काम के साथ है कि आप सफल हो, सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचे। इसके साथ ही आवाजानी बंद हो गई। कई पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। देवराज चौहान पलटकर कमरे में आया और सबको देखकर बोला, सुना आप सबने,
वही एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का। परंतु दो जगह खतरा है कि हम जमीन की गहराइयों में घसकर पाताल में जा सकते हैं, मर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि रास्ते में किसी प्रकार की शरारत न की जाए। सबसे आगे मैं रहूंगा और उस खतरे को देखूंगा जो हमें पाताल में पहुंचा सकता है। सबके चेहरों पर उलझन और परेशानी थी। कोई कुछ न बोला। देवराज चौहान ने कमरे में निगाह दौड़ाई। गुलशन छाबड़ा के सामान में 2.5 फीट का डंडा था। इसमें सामान की गठरी फंसा रखी थी। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने वह डंडा हाथ में लिया और गैलरी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आओ। देवराज चौहान आगे था और बाकी सब पीछे। हाथ में पकड़े डंडे से धीमे धीमे चलता देवराज चौहान आगे के पथरीले फर्श को टटोलता जा रहा था। उस भूत की चेतावनी के मुताबिक दो जगह खतरा था। अगर वह सावधान नहीं रहते तो पाताल में चले जाएंगे, यानी कि जिस फर्श पर वह चल रहे थे उसी में कहीं गड़बड़ होगी। छत के रास्ते तो पाताल जाया नहीं जा सकता। डंडे को फर्श से ठोकते देवराज चौहान करीब 100-150 कदम ही आगे गया होगा कि मात्र एक कदम आगे फर्श पर डंडा पड़ते ही करीब 6 फीट लंबा नीचे का हिस्सा एक तरफ झूल गया कि जैसे वह लकड़ी का फट्टा हो। नीचे अंधे कुएं की तरह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अगर देवराज चौहान का एक कदम भी आगे होता तो वह अब तक अंधेरे कुएं में गुम हो चुका होता। देवराज चौहान फौरन ठिठका और एक कदम पीछे हट गया। बाकी सब भी चेहरों पर घबराहट लिए ठिठक गए। यह क्या जगमोहन के होठों से निकला। पाताल जाने का रास्ता, गुलशन छाबड़ा ने कटु स्वर में कहा। उस रास्ते के दाएं बाएं से गुजरकर भी नहीं जाया जा सकता था क्योंकि रास्ता ही नहीं था। एक तरफ किनारे में वह हिस्सा नीचे लटक गया था और दूसरी तरफ किनारे से जुड़ा हुआ पथरीला टुकड़ा नीचे लटक रहा था। उस खोखली जगह की लंबाई 6 फीट थी। सब कुछ देखने के पश्चात देवराज चौहान ने पलटकर सबको देखा। यह 6 फीट की खाली जगह हमें छलांग मारकर पार करनी होगी, देवराज चौहान ने कहा। कर लेंगे, ओची ने कहा। देवराज चौहान ने नैना को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मैं भी कर लूंगी, उसकी निगाहों का मतलब समझकर नैना ने कहा। जिसको इस रास्ते में पड़ने वाले खतरे का ना पता हो वह तो इस खतरनाक पाताली कुएं से किसी प्रकार नहीं बच सकता। राजन चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। यह तो भला हो उस भूत का जिसने रास्ते में पड़ने वाले इस खतरे के बारे में बता दिया, नहीं तो। अबे, गुलशन छाबड़ा बोला। उत की बात छोड़, उसने तो सिर्फ बताया था। अब सवाल यह पैदा होता था कि ठीक वक्त पर खतरे को कैसे पकड़ा जाए। यह कारनामा तो देवराज चौहान ने किया है, तेरे मेरे बस का नहीं था। हम आए होते तो इस समय पाताल में डुबकी लगा रहे होते। यह बात तो ठीक है, ओची ने कहा। तभी देवराज चौहान ने छलांग लगाई और 6 फुट की उस खाली जगह को पार कर गया। उसके बाद ओची, जगमोहन, गुलशन छाबड़ा, राजन चौधरी और नैना भी आसानी से पार कर गए। उसके बाद देवराज चौहान फिर डंडे से पहाड़ी फर्श को टटोलता आगे बढ़ने लगा। सब उसके पीछे थे। यह रास्ता कितना लंबा है? थके से जगमोहन ने पूछा। उन्हें चलते हुए 2.5 घंटे बीत चुके थे। रास्ते में बैठकर उन्होंने खाना भी खाया था। रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह रास्ता कितना लंबा है और कहां पर खत्म होता है। चलते हुए देवराज चौहान डंडे से रास्ता चेक करता जा रहा था। मेरी तो टांगे थक गई है, नैना बोली। अब चला नहीं जाता। चलना तो पड़ेगा ही। गुलशन छाबड़ा के शब्द अधूरे रह गए। देवराज चौहान पथरीले फर्श पर डंडा मारता जा रहा था कि एकाएक उसे झटका लगा। डंडा और बाया जूता वैसे ही 6 फुट के टुकड़े पर जा पड़ा था। पथरीले फर्श का वह हिस्सा तुरंत नीचे को लटक गया। चूंकि थोड़ा जल्दी में देवराज चौहान का बाया जूता भी उसके ऊपर जा पड़ा था, इसी कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह जोरों से लड़खड़ाया। देवराज चौहान ने खुद को संभालने की चेष्टा की। भगवान ही जाने कि अंत क्या होता। देवराज चौहान खुद को संभाल पाता कि नहीं, इससे पहले कि कुछ होता या न होता। जगमोहन ने शेर की तरह झपट्टा मारा और देवराज चौहान को पकड़कर पीछे खींच लिया। सब ठीक हो गया। देवराज चौहान सामान्य था।
जबकि जगमोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। देवराज चौहान के होठ पर अजीब सी मुस्कान उभरी। उसने जगमोहन को देखा। जगमोहन भी मुस्कुराया। ऐसे समय में उसके चेहरे पर कैसे भाव थे, यह बयान नहीं किया जा सकता था। पागल है साले तू, गुलशन छाबड़ा तीखे स्वर में बोला। अगर उसे बचाते बचाते उसके साथ तू भी नीचे गिर जाता तो? मत मारी गई है तेरी, जो तूने इतना बड़ा खतरा उठाया। अपनी जान के सामने कुछ भी प्यारा नहीं होता। मुझे देख, भूख लगी तो अपने ही साथी विजय सिंह को चाकू से काटकर खा लिया। इधर आ, जगमोहन ने अपनी सांसें संयत करते हुए कहा। क्या? गुलशन छाबड़ा उसके पास पहुंचा। अगले ही पल जगमोहन का जबरदस्त गुस्सा उसके गाल पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। तू मुझे भी अपने जैसा कमीना कुत्ता समझता है? जगमोहन के होठों से खा जाने वाली कुर्राहट निकली। गुलशन छाबड़ा गाल को मसलते हुए उठा। सबको आशा थी कि वह जगमोहन पर झपटेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुस्कुराकर बोला। एक बात तो समझ में आ गई कि सारे मेरे जैसे घटिया इंसान नहीं होते। जगमोहन खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता रहा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे 6 फीट की वह खाली जगह फलांगने लगा। उसके पीछे ओची ने छलांग मारी। तभी जगमोहन छलांग मारने के लिए खड़ा हुआ। ठीक उसी समय गुलशन छाबड़ा जगमोहन को पाताली अंधे कुएं में धक्का देने के लिए उस पर झपटा, परंतु तब तक जगमोहन छलांग लगा चुका था। गुलशन छाबड़ा जोक में खुद को संभाल न सका और पाताली अंधे कुएं में गिरता चला गया। उसकी चीख कानों के पर्दे फाड़ती चली गई। चंद पलों के लिए तो हर कोई स्तब्ध रह गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी गड्ढे में गिरता है। ओची ने मुस्कुराकर कहा। गुलशन छाबड़ा ने तुम्हें पाताली कुएं में गिराना चाहा और खुद गिर गया। ओची, ओची, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। यह कहावत तुम्हारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। होगी होगी, मैं तो सिर्फ अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। बातों में वक्त बर्बाद मत करो, देवराज चौहान बोला। जल्दी चलो। उसके बाद नैना और राजन चौधरी कूदकर आ गए। देवराज चौहान ने डंडा एक तरफ फेंका और आगे बढ़ गया। डंडा क्यों फेंक दिया? अगर रास्ते में, ओची ने कहना चाहा। अब कोई खतरा नहीं है। तुमने बुद्ध के शब्द शायद ध्यान से नहीं सुने। देवराज चौहान के होठों में हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बुद्ध के शब्द ये थे कि सिर्फ 2 जगह खतरा है और वो 2 जगह पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तीसरी जगह पर खतरा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह भी तो हो सकता है कि बुद्ध ने गलत कहा हो। गलत कहने के पीछे कोई मकसद होना चाहिए ओची, देवराज चौहान ने कहा। अगर वह 2 जगह आने वाले खतरे के बारे में बता सकता है तो तीसरी जगह के खतरे के बारे में भी बता सकता है, इसलिए तीसरी जगह खतरा होने की बात मेरे दिमाग में नहीं उतरती। देवराज चौहान की बात अपनी जगह काफी हद तक सही थी। ओची इस बारे में फिर कुछ नहीं बोला। उसके बाद लगातार 6 घंटे चलने पर वह रास्ता जंगल के किनारे बनी पुरानी सी बाड़ी पर निकला। टूटी फूटी खंडानुमा पुरानी सी बाड़ी, जिसकी तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। जब वह रास्ते से बाड़ी के करीब पहुंचे तो ऊपर बनी बाड़ी का फर्श टूटकर एक तरफ हो गया और वह लोग बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही सही सलामत टूटी फूटी खड़ी बाड़ी टुकड़ों में बदलने लगी और देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी तरह चूर चूर होकर उस रास्ते को इस तरह ढांप लिया जैसे कि यहाँ सिवाय मलबे के और कुछ भी ना हो। रात के अंधेरे में देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सबको देखा। इसका टूटना भी, इसकी मौजूदगी भी खजाने वाले मैकेनिज्म के साथ थी। हमारे बाहर आते ही बाड़ी के मलबे ने उस रास्ते को इस तरह ढांप लिया जैसे वहां कोई रास्ता ही न हो। यह सब बनाने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी, जबकि यह सब कई सौ वर्ष पहले बनाया गया होगा। आज किसी को यह सब बनाने को कहा जाए तो उसकी उम्र बीत जाएगी, परंतु बना नहीं पाएगा। तुम ठीक कहते हो देवराज चौहान, यह वास्तव में दिमागी कारनामा था, राजन चौधरी ने कहा। आसमान में चमकते तारे बता रहे थे कि रात समाप्त होने वाली है। चले यहाँ से, ओची ने कहा। सामने ही सड़क है। हाँ, हमारे यहाँ खड़े होना ठीक भी नहीं, देवराज चौहान ने कहा। ओची पलटकर चला तो सब उसके पीछे चल पड़े।
थके तो इतने हुए थे कि एक कदम भी उठाया नहीं जा रहा था, परंतु यह विचार उन्हें चलने के लिए मजबूर कर रहा था कि कुछ ही देर में वह होटल में होंगे। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा चेहरा चकवा बस्ती के देवता के बुत से क्यों मिलता था, ओची बोला। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। राजन चौधरी जगमोहन के कान में बोला, वह मेरा वाला जैकपॉट तुम्हारी जेब में है ना? चुप कर, जगमोहन जल्लाया। जैकपॉट 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 क्या लगा रखी है? तुम्हारे उसी जैकपॉट ने खरबों की दौलत को पाताल में घुसेड़ दिया। गलती तुम्हारी थी, तुमने जैकपॉट बुद्ध के मुंह में क्यों फंसाया? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। जगमोहन के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, और वह जैकपॉट तब था जब उसमें नक्शा था, अब तो मात्र कोरा हीरा ही है। हाँ हाँ, मैं उसी हीरे की बात कर रहा हूँ। यह हम में तय है कि आधा तुमने मुझे देना है। यह कोई सेब है जो आधा करके तुम्हें जब बेचोगे तब आधी रकम मुझे दे देना। मैं लगा रहा साथ में, देखता रहा कब मैं हीरे को बेचता हूँ। मुझे चलाने की कोशिश मत करना। यह हीरा किसने की अमानत। फिर किसना, थोबड़ा बंद कर ले। हम जिस मुसीबत से निकल कर आए हैं वह तेरे किसने की ही पैदा की हुई थी। वह खजाने की तलाश में ना चकवा बस्ती आता और न ही सारा झंझट खड़ा होता। वह हीरा कहाँ है, देख तो लो, राजन चौधरी बोला। जगमोहन का हाथ फौरन जेब में गया। हे, जेब में है, जगमोहन ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। चलता चलता देवराज चौहान पास पहुंचा। किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें तो फिर भी एक हीरा मिल गया, देवराज चौहान ने कहा। खाक मिल गया, जगमोहन ने जल्लाकर कहा और राजन चौधरी की तरफ इशारा किया। यह जो पीछे पीछे लगा हुआ है हीरे का आधा लेने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि हीरे का आधा लिए बिना मेरी जान छोड़ेगा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बिना कुछ कहे वह साथ चलता रहा और जगमोहन की जल्लाहट का मजा लेता रहा, जो उखड़ी निगाहों से बार बार राजन चौधरी को देखे जा रहा था। समाप्त।